ठीक है। 21 नंबर प्रश्न जो आपका यहाँ से शुरू होता है, ये भी आपको वॉल्यूम 6 का है ये। तो यहाँ पे IRDA, ठीक है, IRDA ने LIC, GIC, री और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को घरेलू प्रणालीगत रूप में महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के रूप में पहचाना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का वॉल्यूम 6 आपका फिर से यहाँ से शुरू हो रहा है। न्यू रिकॉर्डिंग मैंने लगा दिया, ठीक है, ताकि बड़ा वीडियो ना बने। ठीक है, देखेंगे IRDA ने LIC, GIC, RE को न्यू इंडिया इंश्योरेंस को घरेलू प्रणालीगत रूप में महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के रूप में पहचाना। कौन कौन? LIC है, ठीक है, GIC, RE है और न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, तीनों को। ठीक है, IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी, ठीक है, अथॉरिटी, ऐसे ही कुछ होता है। इंश्योरेंस रेगुलेट मतलब इंश्योरेंस को रेगुलेट करने की काम किसकी होती है? तो IRDA की होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय बीमा बीमा निगम की बात करें LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें GICRE और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पिछले वर्ष में अपनी DSI स्थिति बरकरार रखी है। ठीक है, DSI महत्वपूर्ण आकार और बाजार महत्व के बीमा करता है जिनका संकट या विफलता घरेलू वित्तीय प्रणाली को बाधित कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन बीमाकर्ताओं के विफल होने के लिए बहुत बड़ा या बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके प्रणाली जोखिमों और नैतिक खतरे के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अतिरिक्त निर्णायक उपायों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है भाई, 3 इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, एक का नाम है, ध्यान रखो, LIC, और दूसरा का नाम क्या है? GICR। ठीक है, जनरल क्या था? GIC का फुल फॉर्म क्या था? तो ध्यान रखिए क्या था GIC का फुल फॉर्म? ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। न्यू इंडिया इंश्योरेंस में घरेलू प्रणालीगत के रूप में महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, बस आपको ध्यान में रखना है। ये मान्यता कौन देती है? तो IRDA इसकी मान्यता देती है। ठीक है, अब IRDA के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है? बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण भारत सरकार का एक प्राधिकरण है। ठीक है, बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करती है, बीमा उद्योग को क्रमबद्ध करती है, विनियम करती है। जैसे सेबी कैसे है, तो शेयर के लिए सेबी है, उसी तरह इंश्योरेंस के लिए IRDA है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संवर्धन और संबंधित एवं आकस्मिक मामलों का कार्य करते हैं। ठीक है, स्थापना की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा 1999 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन आई थिंक इसका इसका भी एक बाद में आता है। ठीक है, मुख्यालय की बात करेंगे हैदराबाद में है। और चेयरपर्सन की बात करें, देवाशीष पंडा जो है इसके कौन है? IRD के कौन है? चेयरपर्सन है। ठीक है, पहले देवाशीष पंडा कहीं और थे। ठीक है, अभी क्या है? इसके चेयरपर्सन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, देवाशीष पंडा पहले फिक्की में थे क्या? कहीं दूसरी जगह पे थे। हाँ, ठीक है, आप देखें एनटीपीसी ने पर्यावरणीय पहल के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से ऋण प्राप्त किया। ठीक है, किससे ऋण प्राप्त किया एनटीपीसी ने? तो एनटीपीसी ने पर्यावरणीय पहल के लिए जापान बैंक फॉर, ठीक है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से ऋण प्राप्त किया है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए एनटीपीसी समूह ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ विदेशी मुद्रा ऋण समझौता किया है। ठीक है, किसके साथ किया है? तो जापान के साथ। जापान का कौन सा है? तो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ किया है। ठीक है, किसने किया? एनटीपीसी ने। कितना किया है? तो USD 200 मिलियन। ठीक है, USD की बात है 200 मिलियन, जो कि जापानी कितने, जापानी में क्या होता है? जापानी का करेंसी कौन? एन है ना, क्या है जापान की करेंसी? एन है। ठीक है, उसमें कितना? 30 बिलियन का किया है। ठीक है, उसमें कितना? 30 बिलियन हो जाता है। ठीक है, वित्त दाता की बात है, मतलब वित्त दे कर रहा है, कौन फाइनेंस कर रहा है? ठीक है, तो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो फाइनेंस कर रहा है। ठीक है, इसमें देखिए 30% ऋण की बात करेंगे। 30% ऋण जो है सो आपको जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन देगा। शेष राशि कौन देगा? तो शेष राशि अन्य वाणिज्यिक बैंकों से मतलब क्या की जाएगी? प्राप्त की जाएगी। उद्देश्य क्या होगा? तो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एनटीपीसी की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के हिस्से का समर्थन करने के ऋण निर्धारित किया जाना है। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में रखना है बस कितना से भाई से एनटीपीसी जो है सो जापान के बैंक और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ ऋण समझौता किया है, जो कि कितने डॉलर का है? तो 30 बिलियन। ठीक है, जापानी एन का है, जो कि USD में बात करेंगे तो 200 मिलियन डॉलर होता है। ठीक है, ध्यान में रखना, जिसमें से 60% ऋण की बात करेंगे जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बैंक देगी, और शेष राशि जो है 40% अन्य वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त की जाएगी। ठीक है, मतलब और भी बैंक हो जाएंगे। रुपए ने लॉन्च किया जोरो भूल जाओ अभियान। रुपए ने यूपीआई क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, IPL 2024 में लिंक इट फॉरगेट इट अभियान को लॉन्च किया। ठीक है, यह अभियान यूपीआई के साथ रुपए क्रेडिट कार्ड के सहज एकीकरण को दर्शाता है, जो उपभोक्ताओं को सुविधाजनक डिजिटल लेन देन और भौतिक वॉलेट को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, मैंने भी अप्लाई कर दिया है। अब इससे क्या होगा? इससे मतलब बैंक से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करने की बार बार आवश्यकता है, क्रेडिट कार्ड को ऐड कीजिए और आराम से मतलब यूपीआई को एंजॉय कीजिए। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। क्रेडिट कार्ड से आराम से इजीली यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह से पेमेंट करने की सिस्टम रहेगी, महीना के अंत में जैसे क्रेडिट कार्ड को भुगतान करते थे उसी तरह से इसको भी आराम से। इससे आप यूपीआई को कैसे पे करते हैं, तो यूपीआई से क्या होता है, आपके बैंक से पैसा कटता है, अगर बैंक में पैसा नहीं है तो आप नहीं पे कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आराम से जितना खर्चा करना है खर्चा कीजिए, लेकिन महीना में 45 दिन के अंदर में लिमिट समय पे जाके उसको भुगतान करिए। बहुत अच्छी फीचर है। और यूपीआई की बात करें, लगातार अच्छा काम कर रही है, ठीक है। रुपए इसमें क्रेडिट कार्ड को ऐड कर देना है तो और भी अच्छी पहल है, ठीक है, जिससे रुपये को भी बढ़ावा मिलेगा। तो भारत में जो मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, इस सब का जो एकाधिकार जो बना हुआ धीरे धीरे कम होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सब क्या है, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, वीजा क्या है, ये सब पेमेंट नेटवर्क है। क्या है ये सब, पेमेंट नेटवर्क। आप जो भी पेमेंट करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा जो होता है इन लोगों को मिलता है, ठीक है, जिसको क्रंच कहते हैं। पे यू को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। क्या मिले, पे यू, ठीक है। तो बहुत खतरनाक साइट होता है, ठीक है। इसमें अगर 20 रुपया का भी पेमेंट कीजिएगा ना तो बोलेगा 1 रुपया एक्स्ट्रा दो। 100 रुपया का पेमेंट कीजिएगा ना तो ठीक है, पे यू बोलेगा 102 रुपया लेंगे, ठीक है। मतलब 1-2 रुपया आपको एक्स्ट्रा लेता है, ठीक है। तो डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदाता पे यू ने भुगतान निपटान अधिनियम 2007 के तहत भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त कर लिया है। पे यू को अनुमोदन डिजिटल इंडिया पहल डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत पे ने भारत पे वन पेमेंट सोल्यूशन पेश किया है, ठीक है। तो भारत पे की बात करेंगे तो उसी तरह यूपीआई जैसा ही है। भारत पे ने भारत पे वन पेमेंट सोल्यूशन को पेश किया। भारत पे एक ऑल इन वन भुगतान उपकरण है, ठीक है, जो पीओएस, क्यूआर और स्पीकर कार्यात्मकताओं को जोड़ता है, ठीक है। आप देखिए दुकान पे देखते हैं कि भारत पे अभी ना यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, ये सब बहुत एक्टिव हो गया, लेकिन एक समय भारत पे जो था काफी अधिक पॉपुलर था। उसका नाम नहीं जानते, क्या आता है, नाम भूल रहा हूँ, उसी ने भारत पे को काफी आगे ले गया था। क्या कश्मीर नाम है ग्रोवर उसका, था। कश्मीर हाँ ग्रोवर। हाँ वही भारत पे वाला वही है, हाँ वही भारत पे को वही फाउंड किया था। और उसमें बाद में हालांकि भारत पे से उसको निकाल दिया गया, ठीक है। भारत पे का लक्ष्य शुरुआत में भारत पे वन को 100+ शहरों में लॉन्च करना था। अगले 6 महीने के भीतर 450+ शहरों में लॉन्च की विस्तार है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। तो भारत पे ने भारत पे वन पेमेंट सोल्यूशन पेश किया है, ठीक है। आईआरडीएआई ने, ठीक है, 2023-24 के जरिए घरेलू प्रणालीगत के रूप में महत्वपूर्ण बीमाकर्ता घोषित किया है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है एलआईसी को, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और साथ में न्यू इंडिया इंश्योरेंस को। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इधर। भारत की पहली बहुउद्देशीय, ठीक है, भारत की पहली बहुउद्देशीय हाइड्रोजन पायलट परियोजना का हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का हिमाचल प्रदेश में क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, ठीक है। कहाँ पे, तो नाप्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में, ठीक है। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन नवीकरणीय ऊर्जा के एक छलांग है, ठीक है। नाप्ता झाकरी, ये हाइड्रो पावर स्टेशन की बात करेंगे तो किस नदी पे है, ये प्रोजेक्ट किस नदी पे बनेगा, ठीक है। नाप्ता झाकरी परियोजना किस नदी पे है, सतलज नदी पे, ठीक है। नहीं, सतलज पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नाफ्ता झाकरी परियोजना ऑलरेडी सतलज नदी पे है और हिमाचल प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा। तो नाफ्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन नवीकरणीय ऊर्जा में छलांग का प्रतीक है। परियोजना का लक्ष्य क्या है, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। परियोजना में, ठीक है, 20 NM3 क्या पढ़ते इसको, ठीक है। परियोजना में 20 NM3/आवर इलेक्ट्रोलाइजर और, ठीक है, 25 किलोवाट ईंधन सेल क्षमता आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट प्रणाली की मतलब सुविधा भी आपको देखने को मिलेगी, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। साथ में क्या है, यह देश का पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र है जो बिजली उत्पादन और एनजे एचपीएस की उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन, ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन ईंधन कोटिंग सुविधा दोनों सेवा प्रदान करेगी, ठीक है। हमको बस ध्यान में रखना है कहाँ पे हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। कौन से पावर स्टेशन पे, तो नाफ्ता झाकरी पावर स्टेशन में हुआ है। क्या हुआ है, तो भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का अनावरण हिमाचल में किया गया, किस, कहाँ पे, तो नाफ्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में, ठीक है। ये परियोजना किस नदी, मतलब कहाँ पे है, नाफ्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन जो सतलज नदी पे, ठीक है। अब आते आईआरईडी को मिला नवरत्न का दर्जा मिल गया, ठीक है, ध्यान में रखें, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मार्क कीजिए इसको। आईआरईडी को क्या मिला है, तो नवरत्न का दर्जा मिला, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, क्या नाम है इसका,
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही भारत में नवरत्न, ठीक है, नवरत्न पीएसई, ठीक है, पीएसई पब्लिक सेक्टर, ठीक है, इसकी क्या होता है सार्वजनिक क्षेत्र, ई का क्या होता है इंटरप्राइजेस में, मतलब बोला जाता है सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की कुल संख्या कितनी हो गई 17 हो गई, मतलब कितना हो गया आप मिनी रत्न कितना हो गया है, नवरत्न कितना हो गया, सॉरी नवरत्न कितना हो गया है, 18 ठीक है 17, वो मिनी रत्न है, ठीक है नवरत्न है, ठीक है सॉरी नवरत्न 17 है। महारत्न कितने हैं, 11। 14 है ना, ऑयल इंडिया 11 तो नहीं लिमिटेड। होगा, महारत्न 14 होगा, ठीक है महारत्न 14 हो गया, ध्यान में रखें। नवरत्न क्या है 18 है, मिनी रत्न भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नवरत्न यहाँ पे 17 दे रहा है और महारत्न आपका 14 है, ठीक है। निकट क्षेत्र संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है एनपीसीआई, ठीक है एनपीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। और यूपीआई टैप एंड पे सुविधा त्वरित प्रतिक्रिया कोड की आवश्यकता के बिना भुगतानकर्ता के यूपीआई आईडी के बारे में वेतन प्राप्त करने के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, ठीक है। टैप एंड पे जानते हैं ना क्या होता है, एटीएम हो गया पे क्रेडिट का हो गया, उसमें देखिएगा उसमें बार कोडेड लगा रहता है, उसको वैसे ही मतलब सटाई ऑटोमेटिक पेमेंट ले लेगा, ठीक है। वहां पर क्यूआर कोड की आवश्यकता के बिना मतलब आराम से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनपीसीआर यूपीआई टैप एंड पे सुविधा त्वरित प्रतिक्रिया मतलब बहुत तेजी से काम करता है, क्यूआर कोड की आवश्यकता के बिना भुगतान करता है कि यूपीआई आईडी के बारे में विवरण प्राप्त करने के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं एनएफसी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है क्या होता है एनएफसी, मोबाइल में भी होता है एनएफसी, ठीक है। एनएफसी क्या है, तो एनएफसी एक चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करके दो संगत उपकरणों छोटी दूरी में 4 से 5 सेंटीमीटर में सूचना साझा करने की अनुमति देती है, ठीक है। आरएफआईडी और ब्लूटूथ भी रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके, लेकिन उनकी पहुंच बहुत अधिक होती है, ठीक है। एनएफसी का बहुत कम होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ब्लूटूथ वगैरह का रेडियो फ्रीक्वेंसी काफी अधिक होता है, ठीक है। आरएफडीसी की संचार की सीमा 100 मीटर है उससे अधिक होती है, तब ब्लूटूथ की सीमा 10 से 100 मीटर के बीच में होती है, कितनी होती है 10 से 100 मीटर के बीच होती है। आरएफआईडी, ठीक है क्या होता है आर क्या होता है आरएफआईडी, आरएफआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, क्या होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसकी सीमा की बात करेंगे तो 100 मीटर, ठीक है 100 मीटर प्लस होती है, ठीक है। ब्लूटूथ की बात करेंगे 10 से लेकर 100 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। और सबसे कम जो था एनएफसी, एनएफसी की बात करेंगे मार्च से 4 से 5 सेंटीमीटर आपको एनएफसी का आपको देखने को मिलता है। हालांकि सब जो काम करता है सब जो किस पे काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्र का उपयोग पे सारे के सारे काम करते हैं, ठीक है। संगम डिजिटल ट्विन पहल, ठीक है दूरसंचार विज्ञान ने संगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरण किया है, ठीक है ध्यान रखेंगे। तो दूरसंचार विभाग की बात है किसका अनावरण किया है, तो संगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरण किया है किसके द्वारा, दूरसंचार विभाग के द्वारा, ठीक है। संगम के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो डिजिटल ट्विन पहल एक असाधारण है अवधारणा है जो कि बुनियादी ढांचे की योजना और डिजाइन में क्रांतिकारी बदलाव पर केंद्रित है, ठीक है। इसका उद्देश्य डिजिटल ट्विन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G 6G और अगली पीढ़ी की कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकियों की क्षमता को एक साथ जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले संगम डिजिटल, ठीक है संगम डिजिटल ट्विन पहल किसका है, तो दूरसंचार विभाग का है, ठीक है ध्यान किसका है, तो संगम डिजिटल ट्विन पहल जो है किसका है, दूरसंचार विभाग का है, ठीक है। क्या काम करेगी, तो इसका पर्पस क्या है, तो इसका आधुनिक जो अभी आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में जो आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, 5G हो गया, 6G हो गया और अगली पीढ़ी की कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकियों की क्षमता को मतलब क्या करना है, तो एक साथ उसको जोड़ देना है, ठीक है ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं डिजिटल ट्विन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिए डिजिटल ट्विन किसी भौतिक वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया डिजिटल प्रतिनिधित्व है जो कि उसके पर्यावरण के डिजिटल संस्करण को संदर्भित करता है, ठीक है ध्यान में रखेंगे इसको। या किसी संगठन को वास्तविक स्थिति और उनके, ठीक है, या किसी संगठन को वास्तविक स्थितियों, ठीक है, ये किसी संगठन को वास्तविक स्थिति और उनके परिणामों का अनुकरण करने में सहायता कर सकता है, जिससे अंततः उसे बेहतर निर्णय लेने में मतलब क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। गूगल मैप परिवहन प्रणालियों का डिजिटल जुड़वा है, ठीक है। गूगल मैप परिवहन प्रणालियों का मतलब क्या है, डिजिटल ट्विन है, ठीक है। मतलब इसको इसी को बोलते हैं डिजिटल ट्विन, ठीक है। किसके द्वारा, तो ध्यान रखें कौन सा मंत्रालय था, कौन सा मंत्रालय था, मंत्रालय का नाम क्या था, देखिए एक बार फिर से इसका मंत्रालय का नाम ध्यान रखिए, ठीक है क्या नाम, दूरसंचार विभाग, ठीक है। संगम डिजिटल ट्विन पहले किसका है, तो दूरसंचार विभाग का है, ठीक है। चलिए
अब आते हैं आगे, ठीक है। पहली बार वैश्विक सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन फोरम का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया? तो कोलंबिया में किया। कहाँ पे किया गया? तो ध्यान रखिए, कोलंबिया में किया गया, ठीक है। तो पहली बार वैश्विक सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन की बात करेंगे, इसका फोरम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ध्यान रखेंगे, कोलंबिया में किया गया, ठीक है। इसका आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या हो रहा है यार, एक मिनट, ठीक है। पहली वैश्विक सर्वाइकल उन्मूलन फोरम का आयोजन कहाँ पे किया गया? कोलंबिया में किया। इसका आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा अन्य के द्वारा किया गया, ठीक है। तो पहली बार वैश्विक सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन का फोरम का आयोजन कहाँ पे किया गया? कोलंबिया में किया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसने किया है, किसकी योगदान थी? तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व बैंक, ठीक है, यूनिसेफ और साथ में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखिए, कामें करना बंद कर दिया, गजब नाटक है इसका, देखिए, ज्यादा पति। ठीक है। चलो अब इसका पर्पस देखेंगे, इसका सरकारों, दाताओं, ठीक है, दाताओं मतलब जो दान देते हैं, ठीक है, नागरिक समाज और विभिन्न हितधारकों के गर्भाशय ग्रीवा कैंसर उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध करने और वैश्विक समुदाय को मतलब क्या करना, प्रेरित करना। तो बस आपको ध्यान में रखना कहाँ पे हुआ, तो ध्यान में रखना कहाँ पे होगा, तो ध्यान में रखना है कोलंबिया में, ठीक है। अब देखिए, इंडियाज न्यूक्लियर, ठीक है, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, ठीक है, पुस्तक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स का संपादन सौम्या अवस्थी और, ठीक है, शंभना बरुआ ने किया है, ठीक है। कहाँ से आ गया यार, दूसरा चैप्टर आ गया क्या? तो हमको इधर जाना था, सॉरी, हमको इधर जाना था, इधर से पुस्तक है, नहीं हमको इधर से जाना। कैसे छापा है इसका, कमाल करते हैं लोग। हमको लगता है सबसे ज्यादा प्रयोग जो होता है ना, परफेक्शन ऐसे करते रहता है, तो देखते हैं क्या सही होता है क्या गलत होता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रयोग करेगा। साइंस एंड टेक है क्या? मेरा ये काम नहीं कर रहा है, गुस्सा हो रहा है। ठीक है, एक मिनट। गर्भाशय और ग्रीवा कैंसर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जब कैंसर गर्भाशय ग्रीवा में होता है तो उसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर कहा जाता है, ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा योनि जन्म नालिका को गर्भाशय के ऊपरी भाग या गर्भ जहां गर्भावस्था में तुरंत बच्चा बढ़ता है से जोड़ती है, ठीक है। यह कैंसर अधिकतर 30 वर्ष के अधिक आयु की महिलाओं में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। विश्व स्तर पर अगर बात करेंगे तो महिलाओं में होने वाला चौथा सबसे बड़ा आम कैंसर है, ठीक है। यह भारत में महिलाओं का दूसरे सबसे बड़ा आम कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण ह्यूमन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का लगातार संक्रमण है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का मतलब क्या है? मुख्य मतलब क्या है? लगातार मतलब क्या है? संक्रमण है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गए, क्लियर। तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में जान लेते हैं कैसे होता है। तो सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा में शुरू होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। बात करेंगे तो गर्भाशय ग्रीवा योनि जन्म नलिका को गर्भाशय के ऊपरी भाग से जोड़ती है जहां गर्भाशय के दौरान बच्चा बढ़ता है, बड़ा होता है। 30 वर्ष की से अधिक उम्र की महिलाओं में देखा जाता है। विश्व स्तर महिला में होने वाला चौथा सबसे बड़ा आम कैंसर है। अब भारत में अगर बात करेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है, ठीक है। कारण क्या है? तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इंपॉर्टेंट है, अभी सर्वाइकल कैंसर चर्चा में भी था, ठीक है, ध्यान रखिए, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? तो पुस्तक देखेंगे, ठीक है, पुस्तक कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी वगैरह जो है सब कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे? खत्म करेंगे, ठीक है। पुस्तक खत्म ही कर दूं क्या? थोड़ा सा ये 4-5 ही पुस्तक है, छोड़िए ना सर, उड़ा दीजिए। हाँ उड़ा देते हैं, ठीक है। इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स, ठीक है, पुस्तक का नाम ध्यान रखें, इंडिया न्यूक्लियर टाइटन। किसकी पुस्तक है? तो पुस्तक इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स का संपादन सौम्या अवस्थी और शंभना बरुआ ने किया। क्या नाम था? सौम्या अवस्थी और श्रमभना बरुआ ने किया। ये पुस्तक भारत के परमाणु राष्ट्र बनने के विकास का पता लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। यह पुस्तक होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम साहब और के सुब्रमण्यम जैसी प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर प्रकाश डालती है, भारत के परमाणु राज्य के रूप में विकसित होने का पता लगाती है। तो पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स के लेखक कौन है? तो सौम्या अवस्थी और श्रभना बरुआ, ठीक है। भारत में सबसे पहले अपना परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में, ठीक है। उसके बाद कब किया? उसके बाद कारगिल में, उसके बाद कब किया?
1998 में, ठीक है, 1998 में, ठीक है, 1974 में, 1998 में, ठीक है। जस्ट ए मर्सनरी, ठीक है, पुस्तक पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें, याद कर लीजिए। VPI पूछा है कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं डी सुब्बा राव साहब, ठीक है, ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट चेहरा है इसलिए पूछा जा सकता है। तो जस्ट ए मर्सनरी पुस्तक है डी सुब्बा राव का, ठीक है। जस्ट ए मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, ठीक है, दुबरू सुब्बा राव के हाल में प्रकाशित संस्करण है। दुबरू सुब्बा राव का यह संस्करण आरबीआई सरकार के बीच तनाव को उजागर करता है, ठीक है। तो इस पुस्तक में आरबीआई और सरकार के बीच क्या तनाव, मतलब तनाव था, उसके बारे में उजागर करती है। सुब्बा राव का संस्मरण उनके द्वारा सामना की गई चुनौतियों और अनुभवों की स्पष्ट और व्यवहारिक अन्वेषण प्रस्तुत है। जब सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच जटिल संबंधों पर उनके दृष्टिकोण का आकार देने, उनके अनुभवों का गहरे प्रभाव से संबंधित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जस्ट ए मर्सनरी किसकी पुस्तक है? डी सुब्बा राव का। पुस्तक का विषय क्या है? तो सरकार और मतलब आरबीआई के बीच में तनाव के बारे में, ठीक है। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स की बात करेंगे तो भारत के जो भी परमाणु राष्ट्र बनाने के पीछे जिनका भी योगदान है, जहांगीर, होमी जहांगीर भाभा साहब, विक्रम साराभाई साहब, ठीक है, अब्दुल कलाम जी का नाम याद रखिएगा, के सुब्रमण्यम जैसी हस्तियों के ऊपर प्रकाश डालती है। और तीसरा पुस्तक की बात करें, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ठीक है। पुस्तक लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड का संपादक प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह के द्वारा इस पुस्तक का अनावरण किया गया, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब देखेंगे और क्या है इस पुस्तक में, ठीक है। यह दो अलग अलग प्रतीत होने वाले क्षेत्रों, कानून और क्षेत्र और आधिकारिकता का क्षेत्र के बीच जटिल संबंधों को प्रस्तुत करता है, ठीक है। एक आपका इसमें कानून है, ठीक है, क्या है इसमें? एक आपका इसमें कानून है, तो दूसरा आपका क्या है? तो इसमें दूसरा की बात करेंगे तो आध्यात्म है, ठीक है, ध्यान रखिए क्या है? तो आध्यात्मिकता है दूसरा, ठीक है। दोनों का मतलब कनेक्ट करने की बात करती है, ठीक है। तो मित्तल साहब और सीमा जी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नाइट, नाइट पुस्तक इसकी सलमान रुश्दी साहब की। इनकी और भी बहुत सारी पुस्तक, मिड नाइट चिल्ड्रन हो गया, द सैटेनिक वर्सेस हो गया, बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। सलमान रुश्दी की पुस्तक नाइफ, उन पर 2022 में चाकू से हमला हुआ था ब्रिटेन में, ठीक है। तो नाइफ उन पर 2022 में, ठीक है, हमले के बाद पहली पुस्तक है जिसमें उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, आंशिक रूप से अंधा कर दिया गया, ठीक है, और आंशिक रूप से अंधा कर दिया गया था, ठीक है। नाइफ एक संक्षिप्त संस्मरण है जो हमले के बाद रश्दी के विचारों भावनाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, उस दर्दनाक अवधि के दौरान उनके अनुभवों की एक झलक प्रदान करता है। चर्चा में क्यों आ गया था? क्योंकि इन्होंने किताब लिखी द सेनेटिक वर्सेस, जो माना जाता है इस्लाम के खिलाफ था। उनके बाद दुनिया के हर देश में, मतलब हर देश में इनके खिलाफ मतलब फतवा वगैरह जारी हुआ। तो मतलब इनकी लाइफ जो थी काफी, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, खतरे में आ गई थी, ठीक है। तो अभी भी इनका जान जो हमेशा खतरा में बना रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, लेखक है सैम पित्रोदा, ठीक है। सैम पित्रोदा के बारे में बात करें, राजीव गांधी के अच्छे मित्र हैं, भारत में इंटरनेट के लिए जाने जाते हैं, भारत में टेलीफोन क्रांति के लिए सैम पित्रोदा का नाम याद किया जाता है, ठीक है। आईटी के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था, हालांकि बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही इंजीनियर, बहुत ही शानदार व्यक्ति है, लेकिन हमेशा कुछ ऐसा उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे देते हैं जिनकी वजह से कांग्रेस की हमेशा मतलब स्थिति खराब हो जाती है। मतलब इनके स्टेटमेंट से कांग्रेस हमेशा परेशान रहता है। हाल फिलहाल में इन्होंने बोला कि भाई साहब, जो साउथ इंडिया आदमी जो अफ्रीका की तरह दिखता है, नॉर्थ ईस्ट जो चाइनीज की तरह दिखता है, और सॉरी नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज की तरह दिखता है, और नॉर्थ इंडिया के लोग के बारे में और भी कुछ कहा था। अजीब सा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। इससे पहले भी सिख दंगा के ऊपर भी बहुत अजीब सा स्टेटमेंट दे चुके थे, ठीक है। तो राजनीति की बात हुई, लेकिन व्यक्ति पढ़ा लिखा, बहुत ही महान ग्रेट पर्सन है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। भारत में टेलीफोन क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट को और वैश्विक डिजिटल के लिए भी व्यक्ति याद किया जाता है, ठीक है। प्रसिद्ध लेखक सैम पिटन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई किताब लिखी है, यह देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसकी संभावित चुनौतियों को पता लगाता है। 1980 के दशक में भारत में दूरसंचार प्रौद्योगिकी क्रांति की नींव रखने वाला पिटोदा वैश्विक डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद करने वाले अग्रणी दूरसंचार इंजीनियर रहे हैं, ठीक है। द विनर्स माइंडसेट, ठीक है, शेन वाटसन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है शेन वाटसन, ठीक है। अपनी पुस्तक द विनर्स माइंडसेट में वाटसन ने उन अंतर्दृष्टि और रणनीतियों को साझा किया जिन्होंने उन्हें अपने डर पे विजय पाने, अपने क्रिकेट करियर में नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में भी क्या किया है, तो सक्षम बनाया, ठीक है। तो एक बार सारा पुस्तक का नाम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात करेंगे इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स की बात करेंगे तो श्रभाना, क्या नाम है इसका, सौम्या अवस्थी या श्रभाना बरुआ के द्वारा लिखा गया है। जस्ट ए मर्सनरी की बात करें, डी सुब्बा राय की पुस्तक है। लॉ एंड स्पेशलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड की बात करेंगे, रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह की पुस्तक है, ठीक है। सलमान रुश्दी की बात करेंगे तो नई पुस्तक आई है। सैम पिटोरा की बात करें द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक आई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और साथ में बात करेंगे आपका किनका, द विनर्स माइंडसेट की बात करेंगे तो शेन वाटसन की पुस्तक है, ठीक है।
नाइफ की बात करें तो उनके ऊपर हमले होने के घटना के बाद की पुस्तक है। ठीक है, द जस्ट ए मशीनरी की बात करें, डी सुब्बाराय की पुस्तक है जो आरबीआई सरकार के पीछे तनाव को दिखाती है। लॉ एंड स्पिरिटी की बात करेंगे तो लॉ और स्पिरिटी दोनों अलग अलग चीजें, दोनों को कैसे कनेक्ट करती है उनके बारे में बात की गई है। न्यूक्लियर टाइटन्स की बात की, भारत में जो परमाणु, ठीक है, भारत में परमाणु कार्यक्रम के जो जनक रहे उनके ऊपर मतलब प्रकाश डालने की काम करते हैं। ठीक है, कल के क्लास में करना क्या था, कल के क्लास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, पर कराना। ठीक है, इस बार ये प्रयोग क्या किया पता है, पहले विज्ञान प्रौद्योगिकी को क्या करता था, पहले क्या करता था ना, इधर लिखता था, इस साइड में लिखता था, तस्वीर इधर बनाता था। इस मैंने क्या तस्वीर इधर बना दिया है और शब्द को उधर किया है। ठीक है, जिससे लोगों से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहीं पे क्लास को विराम देंगे। कल सभी लोग करंट अफेयर्स पढ़ के आइए, शाम वाला क्लास में आया कीजिए, फायदेमंद रहेगा।